जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, क्या करना है यार। वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान। तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात करें, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ। तो मैडम, ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम तो। अब आईएसपीआर ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा भाई म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी, ये याद रखना। पहली ह्यूमिलेशन से आप लोग बाहर नहीं निकले। आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा, तैयार रहो। वाहे गुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़े थोड़े लफ्ज आ रहे हैं। सर, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे ये जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर। अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में ये कब ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं, 1947 से लेकर आज तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही है, तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना कुछ। हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है, उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, इसलिए कि इनको इसी काम के लिए तो तनख्वाह मिलती है ना। इन्हें सियासत करने के लिए या गवर्नमेंट लाने ले जाने के लिए, गिराने के लिए, या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फांसी देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए थोड़ी रखा है पब्लिक ने। जो ये पब्लिक के पैसे से अपना घर चलाते हैं, सैलरीज लेते हैं, तो इसीलिए है ना कि बॉर्डर सेफ रहे। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम ऐसे ही बैठे बैठे पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। जो जो स्टेटमेंट्स आई हैं, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स मैं समझती हूँ नहीं आनी चाहिए थी। और अभी जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो लोग यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा अमन हो दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो लड़ाई झगड़ा होना था हो गया, मैचेस में भी जो होना था हो गया। लेकिन अब ना तो हमारी तरफ से और ना ही भारत की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी अब उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई किस्म का टेरर अटैक उनके उनकी कंट्री में हुआ, तो पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी आप तैयारी पकड़ लें। तो इसके लिए आप तैयारी पकड़ लें, और तैयारी पकड़ने में ये भी है कि आप अपनी तरफ से भी देखें कि यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर वहां लोग जाते हैं, उनको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर जो पहले पॉलिसीज हमने बनाई थी, अगर वो पॉलिसीज काम नहीं कर रही, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। हर बार हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई ये अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किस लिए अटैक कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था, ना वो जमीन के लिए कर रहे हैं, ना वो हमारे कोई खजाने जो लूट के ले जा रहे हैं, ना वो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके ऊपर जा रहे हैं। वो तो पहले भी उन्होंने मुरीद के और कहाँ कहाँ जो टेरर कैंप्स है उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। इस बार भी वो यही कह रहे हैं। वैसे भी पिछली बार तो आप जानते हैं, जो लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया था उसमें जिसको मारने के लिए अटैक किया था वो तो फिर भी बच गया। वो मसूद अजहर, मैंने सुना वो दही लेने गया हुआ था तो उसकी जान बच गई। तो उसको रात को कब आ गया दही लेने जाना। तो लेकिन ये कि हो सकता है उसी की तलाश में फिर आ जाए। और जो राजनाथ सिंह साहब कराची और कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं, तो सर वहां पर भी तो कई बार कहा गया है ना कि वो मियादाद साहब का समझी, क्या नाम है उसका, दाऊद इब्राहिम, वो वहां पर है। और कौन कौन लोग, तो सर अगर हम खुद ही इन लोगों के ऊपर एक्शन कर लेंगे, खुद ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे जिनका हमें खुद भी नुकसान हो रहा है। ये जो डीजी आईएसपीआर साहब ने ये भी तो कहा था ना कि हम जो टेरर कैंप्स हैं या जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर ये कार्रवाई ठीक से करें और वाकई में इन लोगों का सफाया करें, तो फिर भारत को क्या पड़ी है सर? उनको अपने 10 काम है। सारी दुनिया के साथ उन्होंने बिजनेस करना होता है, इकोनॉमी को अपनी बेहतर करना होता है। उनकी अपनी कंट्री में जैसे हमारे यहाँ 10 चीजें प्रॉब्लम चल रही है, उनकी भी कहीं ना कहीं चल रही होंगी भारत के अंदर।
वो उन्होंने देखना है या वो बस पाकिस्तान को लेके बैठे रहे? वैसे भी हम काफी हद तक इनरेलीवेंट हो चुके थे उनके लिए, अब तो शुक्र करें दोबारा से मोदी जी ने कुछ हमारा नाम वाम लेना शुरू किया है। बीच में तो कहते थे नाम भी नहीं लेते थे, तो हाँ वो भी हमें बड़ा बुरा लगता था, भारत के पॉलिटिशियन तो हमारा नाम ही नहीं लेते। तो सर अब नाम ले रहे हैं तो बस खुश हो जाइए, हम इतने इंपॉर्टेंट है कि वो हमें कह रहे हैं सारी दुनिया छोड़कर। मैडम आपको नहीं लगता मोदी साहब मुश्किल में आ गए हैं? मतलब कहना था वो हमने आइसोलेट कर दिया इनको, इनका तो कुछ भी नहीं है, और अब वो कह रहे हैं जनाब कि नहीं नहीं पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। दुनिया के जिस मुल्क के सामने जाते हैं हमारा नाम लेते हैं, हमें ये देखो क्या कर रहा है। तो मैडम क्या मतलब, कई लोगों का मैं पढ़ रहा था इंडिया के अंदर, वो कह रहे थे क्यों भारतीय फौज का आप इम्तिहान ले रहे हो, वाई, क्यों फौज का इम्तिहान लेते हो, फौज नहीं लड़ना चाहती। अगर फौज लड़ना चाहती होती तो वो इस अंदाज से तो ना मतलब चीजें करते। तो आपको नहीं लगता कि मैडम मोदी साहब को चाहिए कि बड़े लीडर बने, बैठ के बात करते? क्या मतलब क्या उन्होंने बना लिया अपनी इक़्तिदार के लिए सारा कुछ? तो ये जो अब बातें हैं कि जी मोदी साहब जो हैं वो फिर लड़ना चाहते हैं, तो मोदी साहब को इसमें क्या सूट करता है लड़ाई में मैडम? क्या सर उनको क्या एक ऐसा मिलता क्या है लड़ाई से? ये सवाल है वैसे कि क्या है लड़ाई में जो वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं? ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं आजकल मैडम। सर देखें, सबसे पहले तो हमें आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ये बात मेरे ख्याल है कि मोदी जी को समझनी पड़ेगी। इसलिए कि सर आधी दुनिया से हमने कर्जा लेके रखा हुआ है और बाकी आधी दुनिया से हम और मांग रहे हैं मैडम और उनको सोच पे रखा हुआ है। तो ये सर नहीं नहीं पुराना हो नहीं गया, नहीं 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 सर, ये पुराना नहीं है। आर्गुमेंट पुराना हो सर गया। आर्ग्यूमेंट पुराना नहीं है। आप अब पुराना तो तब होता जब हमने पैसा लेना बंद कर दिया होता। तो भाई इस वक्त पैसा भी आप कितने देखिए, किया हुआ है? हम एक ही जगह चाइना को भी बेच रहे हैं, वही जगह हम अमेरिका को भी बेच रहे हैं। सर हम इनरेलीवेंट कैसे हो सकते हैं? और अच्छा मुझे ये बाकी बताएं, सॉरी आपकी बात काटने लगा, सॉरी, नहीं मुझे नहीं सिर्फ नहीं ये बताएं, 1000 किलोमीटर की पट्टी है हमारा, 1000 किलोमीटर लंबा कोस्टल लाइन है। आप कह रही हैं वही चाइना को बेच रहे हो, वही अमेरिका को बेच रहे हो। ओ भाई एक चीज 100 मील दूर है, भाई चाइना ने पूरे 1000 किलोमीटर का ठेका तो नहीं ना हमारे साथ किया हुआ। भाई चाइना ने ठेका किया है, फॉर एग्जाम्पल वो ग्वादर में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कि हम इस पोर्ट को बिल्ड करेंगे। भाई वो पोर्ट होगी लेट से जी 50 किलोमीटर की पोर्ट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ग्वादर जी 100 किलोमीटर का। भाई वो 900 किलोमीटर हमने पटे पे लिख के तो नहीं दे दिया चाइना को या किसी मुल्क को भी कि भाई तुम यहाँ पे दुनिया में कोई मुल्क यहाँ पे आ ही नहीं सकता। कैसी बातें करती हैं आप? तो अपने घर सर के आगे, मेरी बात तो सुन लें, आप बजाय इसके कि आप खुश हों कि इधर अमेरिकन आएंगे, इधर चाइना आएगा, इधर फलां होगा, इधर फ्रेंच आएंगे, इधर ये कंपनी पैसा लगाएगी, इधर ब्रिटिश कंपनी पैसा लगाएगी, इधर हो सकता है कल को कोई और कंपनी, मतलब आप इस चीज से खुश हो? आप कह रही हैं एक ही चीज दो दो लोगों को बेची नहीं जा रहे हैं। सर देखें, अभी तो फिलहाल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक एक करके जा रही है। यामाहा वाले भी चले गए, शेल वाले भी चले गए, और भी कई दूसरे जो हैं वो जा रहे हैं और कई जा चुके हैं। तो ये कहना तो अगर आप छोड़ दें कि जी अमेरिका आएगा तो यहाँ पर बड़ा कोई अपनी कंपनीज को ले आएगा या चाइना अपनी कंपनीज को ले आएगा, और दोनों अमेरिका और चाइना जो है इनकी आपस में वैसे भी नहीं बनती। और वहां पे हालात आपने देखे हैं, हर दूसरे दिन जो है, पहले तो चाइना शिकायत करता रहता था जी हमारे वर्कर्स को मारा जा रहा है, हमारे जो इंजीनियर हैं उनको मारा जा रहा है। क्या अब अमेरिका भी ये चाहेगा? क्या आपने वहां की सिक्योरिटी को ठीक किया है? क्या जिनकी जमीन आप दे रहे हैं, कि आप कह रहे हैं इतने हजार फिट और इतने हजार वो जमीन है, सर जिनकी जमीन है उनसे बात की है आपने, या उनको जेलों में डाल रखा है आपने, डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरे लोगों को? उसके बाद उनकी जमीन बेचे चले जा रहे हैं और फिर आगे से कहते हैं जी भारत पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, भारत ने हमें आइसोलेट नहीं, भारत हमें आइसोलेट करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। मैं फिर वही कहूंगी, आपको बुरा लगता है, लेकिन सर बहुत जगह से आपने पैसा पकड़ रखा है, अगर आप चाहे भी तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ आपके पीछे, आप उनको ये जरूर है कि आप उनको जलेबियां बनाकर और यहाँ से टोपी ड्रामा करके वापस भेज देंगे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर, वरना लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और भारत का जहां तक ताल्लुक है, तो वो तो भाई कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ दोबारा किसी किस्म का अटैक हुआ तो फिर हम दोबारा अटैक करेंगे। वो चीज उन्होंने, अब पहले वो लोग बात नहीं करते थे, उनके आर्मी चीफ का नाम तक किसी को नहीं आता था, अब उनके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया ना, हमारे यहाँ तो लोग किसी को जाने या ना जाने, आर्मी चीफ का नाम सब जानते हैं पाकिस्तान में हमेशा से। तो उनकी आर्मी तो जरा इस तरीके से मीडिया वीडिया पे नहीं आती है, लेकिन अब कोई बात ऐसी तंग हो गए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने दिया है। तो हमें उसमें नाराज होने के बजाय
अपनी कंट्री में काम करना चाहिए। हमारे यहाँ से जो इस तरह के लोग वहां पर पहुंचते हैं और कर फिर रहे हैं, गड़बड़ करते हैं, कर रहे हैं, उनको कर रहे कंट्रोल हैं। करेंगे। मैं कहाँ कर रहे हैं सर? नहीं कर रहे ना। अभी तक आपने जो नामी गिरामी अगली किस्म दफा के गुंडे वजीर या आजम ने कहा कि पिछली दफा 7 जहाज गिराए थे, अगली दफा हो सकता है हम 15 गिराएं, काम कर रहे हैं, फिक्र ना करें। सर वो जहाज जो आप लोग गिरा रहे हैं ना, वो पता नहीं, आप हो सकता है 160 जहाज भी गिरा दें, लेकिन अगर आपका आपके पड़ोसियों के साथ आपके टर्म्स खराब हैं, अब अफगानिस्तान को देख लीजिए वो कितनी मार लगा रहा है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर अब ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी अफगानिस्तान हमारी दुश्मन कंट्री है। ऐसा जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने कई बार कहा है, जबकि वही अफगानिस्तान है जहां पर जा जाकर आपने गवर्नमेंट बनाई थी तालिबान की। यार मैडम, अगर रोज वहां से टीटीपी के बंदे आके पाकिस्तान की फौज पे हमले करेंगे, सिविलियंस को कत्ल करेंगे, तो क्या हम अफगानिस्तान को क्या कहें कि भेजते रहो? क्या तो आपकी ये तो बजाय पहले भी आ इसके रहे थे सर, ये तो कि पहले। आप कंडेम करें, आपका मसला ये है, आप उल्टा उनके साथ मिल जाती हैं मैडम। यार मतलब नहीं नहीं। पाकिस्तान की बात करें ना कि भाई वो वहां से जो बंदे आ रहे हैं, अफगान तालिबान टीटीपी जो आ रही है, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो उनकी जो तश्कीलें उनको कहते हैं, वो जो तश्कीलें आती हैं भाई, सर उनको देख, एलिमिनेट करना है। आप कहती हैं आपके उनसे हालात खराब है, भाई वो उनको बेचना बंद कर दें। वो उनको कहाँ भेज रहे हैं सर? ये तो बहुत पहले से सिलसिला चल रहा है और आप लोगों ने खुद ही इस सिलसिले को हवा दी। आपके तो जो है यहाँ पर लाके बसाने की भी बात की जा रही थी टीटीपी वालों को एक जमाने में इमरान खान के टाइम पे, और उसके बाद आप लोग इनको फंड करते रहे हैं। और जब जब अगर आप हिस्ट्री उठा के, मैं फिर वो आप कहेंगे मैं शकील चौधरी साहब की तरह बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं उतनी पुरानी हिस्ट्री पे नहीं जा रही। लेकिन इमरान खान और उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, अगर आप देखें जब जब IMF से पैसा आया या वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, तो उस वक्त जो अटैक्स चल रहे थे पाकिस्तान पे टीटीपी के, वो रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आपने उनको फंड किया, आपने उनको हथियार दिया, आपने उनको पैसा दिया, तो वो बैठ गए। जब पैसा खत्म हो गया उन्होंने फिर अटैक करना शुरू कर दिया। अगर आप इस किस्म की चीजें करेंगे, आप इन लोगों को पहले आप ही ने पाला ना, आपका ख्याल था कहीं शायद कहीं और जाके उधम मचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके सर पे आके फटना फुटना शुरू हो गए, तो फिर अचानक आपको लगा हो ये तो टेररिस्ट हैं। और यही चीजें आपने शुरू से पाकिस्तान इसी तरीके की चीजों के ऊपर चला है। अगर हमने शुरू से लोगों को कंट्रोल किया होता, सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ जो बाकी घूम रहे हैं, TLP वाले घूम रहे हैं और बाकी लोग हैं, इनको इनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता, फिर आप उन्हें डिफेंड करने आ जाते हैं कि नहीं नहीं जी वो तो कुछ नहीं करते, बड़े मासूम लोग हैं। तो सर यहाँ पर अगर पॉलिसी ही गलत है तो फिर यही होगा ना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से नफरत, भारत के में लोगों के रिलीजन से नफरत हमें पढ़ाई जाती है, स्कूल के बच्चों से शुरू करते हैं और यूनिवर्सिटी तक उस नफरत को पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है कि इंडिया में जी क्या ये पढ़ाया जाता है? भारत जो है वो हमारा दुश्मन है, उनका रिलीजन जो है वो हमसे अलग है, हमें उस रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। सर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना हमारे, अगर हम चाहते हैं हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट हो तो हमें भी दूसरों की करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे कि नहीं हम ही सबके चौधरी हैं, तो फिर सर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। तो सर इस पे सोचिए जरा सर, आपको लोग सुनते हैं सर, आप एक साथ मैडम 10-12 पाकिस्तान के चैनल्स पे भी आते हैं सर, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के सर आप ज्ञान दे रहे होते हैं। तो सर मैडम थोड़ा एक बहुत बात बताएं, एक लोगों बात को बताएं, समझाएं। एक बात बताएं। आपने कहा पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में नफरत पढ़ाई जाती है। हम्म। इंडिया में क्या होता है कि वहां भी इतनी ज्यादा पाकिस्तान के बारे में नफरत है? सर अगर हम नफरत पढ़ाएंगे और हम बताएंगे कि वो लोग गलत हैं, वो हमें खा जाना चाहते हैं, उन्होंने हमारा नुकसान किया, जो कुछ नफरत पढ़ाई जाती है, तो आपके ख्याल से वहां क्या होगा? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा? सर फिर वो भी यही कहेंगे कि जाहिर है पाकिस्तान में नफरत पढ़ाई जाती है, यही बता रहे हैं। उन्होंने कभी ये यानी तो कि नहीं कहा कि इंडिया वो में नफरत पाकिस्तान पे इसलिए कब्जा। रहता है कि पाकिस्तान उनसे नफरत करता है। सो आप समझती हैं कि बेसिकली हम इनहेरेंटली, हम जो हैं वो नफरत करना जानते हैं, नफरत करवाते हैं, नफरत पैदा करते हैं, इसलिए वहां से नफरत आ रही है। सो यू आर सेइंग जो नफरत की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर हाँ सेइंग। सर ऐसे ही है, सर ऐसे ही है, इसलिए कि ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप यहाँ से मुसलसल नफरत भेजेंगे तो वहां से आपके ऊपर कोई फूल तो नहीं भेजेगा ना, वहां से भी फिर आपको जवाब वही आएगा जो हम करेंगे। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वरना वहां पे सर जितने मुस्लिम्स एक चीज बताएं, हिंदुस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा तादाद है उनकी, ठीक है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमने कौन सा अपने माइनॉरिटी को बड़ा आंखों पे बिठा के रखा है मैडम या पलकों पे एक एक झुला रहे? हमारी माइनॉरिटी का क्या हाल है वो हमें अच्छे से पता है, सारी दुनिया को पता है। मुझे तो हैरत है मैडम एक कि बात बताएं, ह्यूमन राइट्स वालों की गैरत कहाँ मर गई कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते कि हम माइनॉरिटी का क्या हाल कर रहे हैं। मैडम एक बात बताएं, चलो हम तो नफरत पढ़ाते थे, एज यू सेड, मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। तो इंडिया ने उस नफरत को देखते हुए रिस्पॉन्ड किया, वहां पे पाकिस्तान के बारे में मोहब्बत थी, नफरत हमने पढ़ाई।
ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर ये हसीना वाजिद के जाने के बाद इंडिया को उनसे नफरत क्यों हो गई एकदम? बकौल उसके, जरा सुनिएगा सवाल मैं कह लूँ, इतनी देर आप जवाब सोच लें। मतलब इंडिया इंडिया में जब से हसीना वाजिद थी तो बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी ना। जैसे ही हसीना वाजिद गई, मोहम्मद यूनुस आ गए, तो इंडिया के अंदर फटाफट नफरत भर गई बांग्लादेश के बारे में। वो उसकी लॉजिक क्या होती है? मैंने आपको सवाल लंबा किया ताकि आप हाँ अच्छे हाँ बिल्कुल सर, उसकी रीजन यही है कि जो पहले गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, उस वहां पर हमने कभी देखा नहीं था, उन्होंने फौज को फौज की जगह पे रखा था, मुल्लाओं को मुल्लाओं की जगह पे रखा था। मैं शेख हसीना से इस बात से बहुत इम्प्रेस हूँ। उनके जाने के बाद आपने देखा किस तरह से जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर अटैक्स चले, किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, किस तरह से मारा काट और जो जलाओ गिराव था। तो सर वो तो वही वाला काम कर रहे थे ना जो हम करते हैं, तो बस हमें उनसे प्यार हो गया। हमने कहा वाह, ये तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हम माइनॉरिटी के साथ करते हैं। तो इसलिए सर अब हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अगर शेख हसीना वापस इंडिया आ को गई नफरत तो क्यों हो गई हमारे है फिर बांग्लादेश से? अब इंडिया को क्यों नफरत शुरू हो गई है? तो क्योंकि वहां मुसलमान आ गए, मौलवी आ गए पावर में। सर मौलवी आने पावर में आने का मसला नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जब यही पढ़ाया जाएगा जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वही चीज जब बांग्लादेश शुरू कर नहीं, देगा तो कि रातों माइनॉरिटी रात को भी, सर जो भी होता है रातों रात। रातों रात इंडिया का स्टांस बांग्लादेश के बारे में बदल गया ना, रातों रात। जैसे ही वहां पे गवर्नमेंट चेंज सर हुई हमारा भी तो उन्होंने, बदल गया ना, जैसे ही यार गवर्नमेंट बदली हमें तो छोड़ 50 साल देना। बाद सर हम उड़ के वहां पहुंच गए बांग्लादेश। इतने मैं अरसे से तो कहता हमारी ना हूँ डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना हमारी मैं बातचीत थी, ना हमारा कोई अच्छा टर्म्स थे। लेकिन सर जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी तो सर रातों रात हमने भी तो एकदम से ही ना अपना रूप बदल लिया। मैं मैं कहता हूँ हमारा तो मसला ही नहीं है ना। मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत का स्टांस ओवरनाइट बांग्लादेश के बारे में चेंज हो गया। ओवरनाइट उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। अभी मोहम्मद यूनुस यूएन में गए थे और हाँ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने जैसे हमारी हुकूमत आई तो हमारे ऊपर दुनिया में ये तासुर बनाना शुरू कर दिया, जी हम माइनॉरिटीज को मारते हैं, हम हिंदुओं को मारते हैं। तो इंडिया ने ओवरनाइट ये नैरेटिव जो है वो रखना शुरू कर दिया और हसीना वाजिद को अपने यहाँ रख भी लिया। तो इंडिया को ओवरनाइट क्यों नफरत हो गई बांग्लादेश से? चलो ठीक है, जैसे सर हम तो सर पढ़ाते हैं ना। सर हमें तो ओवरनाइट मोहब्बत हो गई ना बांग्लादेश से। तो अगर हमें ओवरनाइट मोहब्बत हो गई बांग्लादेश से, उनके मोहम्मद यूनुस साहब के आते ही कि वाह ये तो हमारे भाई है, ये तो दोबारा हमारे साथ मिल जाएंगे, तो सर उनको ओवरनाइट नफरत हो गई। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपकी समझ में अच्छा नहीं आ चले, रही? ये भी आप स्लिप कर गए सवाल का नहीं जवाब मैं नहीं स्लिप दिया। नहीं कर गई हूँ सर, नहीं नहीं, स्लिप जो नहीं जो कर गई सही हूँ। बंदा था जो जवाब वो दिया जो नहीं जो दिया। उस तरह के लोग आ गए जो वही हरकतें कर रहे हैं जो हम करते हैं, तो जाहिर है हम उनके साथ मिल गए। भारत के साथ उनका चले उनका नहीं बना। अगर मैडम, शेख हसीना थी तो ये तमाम हरकतें नहीं हो रही थी जो बांग्लादेश में अब हो रही है। तो उनके टर्म्स अच्छे थे, जब वो लोग आ गए तो जाहिर है वो हमारी तरह थोड़ी है सर, क्या उरीगर मुस्लिम्स के साथ कुछ भी हो तो हम उनके साथ खड़े नहीं होते क्योंकि चाइना से पैसा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हिंदुओं के साथ कुछ गलत होगा तो भारत तो आवाज उठाएगा। तो उसमें आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हैं? नहीं मैं क्यों अपसेट होऊंगा? मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि बकौल, क्योंकि आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं बकौल आपके, हम हम्म, नफरत पैदा करते हैं, इंडिया से हम्म, रिस्पॉन्ड करता है। तो मैंने कहा इतनी अच्छी मोहब्बत चल रही थी बांग्लादेश और उनकी, तो इंडिया ने यकदम, क्योंकि इंडिया तो हमेशा ठीक होता है बकौल आपके, तो इंडिया यकदम क्यों उनसे उनसे नफरत होगी? बहरहाल आपने जवाब दे दिया। मुझे ये बताएं, चले ये भी सही है, ये विद इन इंडिया ये जो बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी, वो क्यों हर दफा मुसलमानों को टाइट करती है वहां पे? क्या वहां पे भी मुसलमानों को वो पाकिस्तान की किताबें पढ़ते हैं जो इंडिया के मुसलमान हैं, या बांग्लादेश की किताबें पढ़ते हैं? क्या कौन सी किताबें पढ़ते हैं? चलो वो तो इंडिया में है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि हमें तो ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं जो हिंदुओं के बारे में नफरत है। तो हम्म। जो इंडिया के अंदर मुसलमान है उनको ऐसा क्या है कि उनकी वहां पे रूलिंग पार्टी या वो मोदी साहब के बारे में अमूमन, आपको पता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, इस मस्जिद को गिराओ, इसके नीचे मंदिर है, इसको ऐसे कर दो, इसके नीचे ये छुपा हुआ है। तो वो क्यों है इतना ज्यादा मैडम? वो उनको कौन नफरत पढ़ाता है? वो हमारी किताबें वहां पे पीडीएफ में चल रही हैं। देखें सर, हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होती है। वहां पे तमाम लोग तो ऐसे, तमाम मुसलमान तो मुझे ऐसे नजर नहीं आते जिनको के बीजेपी के गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है।
जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कुछ ना कुछ मुसलमान ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम थी। मैं आपको दिलीप कुमार साहब का क्लिप भेज सकती हूँ जिसमें के पीछे इंदिरा गांधी बैठी हुई है। मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा और दिलीप साहब जो हैं वो वहां पे खड़े होकर स्टेज पे, और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस से में थी, उनको न जाने क्या क्या उनकी गवर्नमेंट को ऐसी तैसी सुना रहे थे। हमारे यहाँ किसी की हिम्मत है कि वो प्राइम मिनिस्टर बैठा हो उसी स्टेज पे और खड़े होकर दो चार जो है उनको सुना देंगे जी आपने ये गलत किया वो गलत किया? तो ऐसा नहीं है। जिस वक्त लोगों को प्रॉब्लम होती है तो दिलीप कुमार यूसुफ खान उनका नाम था, मुसलमान थे, और उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर और उनको क्रिटिसिज्म की उनके ऊपर, और वो सुनती रही, उनमें इतना हौसला था कि उन्होंने सुना। तो ऐसा नहीं है सर, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसको भी 10 लोग पसंद करते होंगे तो 10 लोगों को शिकायत भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान उनसे नाराज हैं। आप कहेंगे तो मैं आप दिलीप साहब का मैं ला नहीं सकी, मैं जरा जल्दी में थी, वरना मैं अभी आपके शो में आपको तो पता है ना कुछ लेकर आती हूँ, तो मैंने वो क्लिप चला दिया होता। तो बहरहाल सर 100% कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती और ना ही 100% मुस्लिम उनसे नाराज हैं। आप खुद इंडियन मीडिया पे जाते रहे, आप खुद देख चुके हैं कि रूबिका लियाकत और सुहेल और कितने ही लोग हैं जो कि मीडिया में दिखाई देते हैं और बात कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ के मीडिया में आप जाते रहते हैं सर, आपको तो भाई लोग ने कहा है ना कि भाई इनको हर चैनल पे बिठाओ। तो सर आप मुझे बता दीजिए कि किसी माइनॉरिटी वाले किसी हिंदू एंकर के साथ आपने शो किया हो, कोई सिख एंकर हो जिसके साथ आप बैठे हो, तो मैं भी मान जाऊंगी यहाँ पर भी उसी तरीके से माइनॉरिटी का ख्याल रखा जाता है। बाकी हर एक को खुश रखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो मोदी जी की गवर्नमेंट है सर, कोई चॉकलेट या कोई लड्डू थोड़ी है कि सारे खुश हो जाएंगे लेकर। तो आप ये कह रही हैं कि मोदी साहब से लोग नाराज हैं वहां पे, मतलब आपने ये कह दिया है आखिर में उन्होंने कहा चॉकलेट के। मैडम नहीं देखिए, प्रॉब्लम तो किसी ना किसी को रहती ही होगी ना, ऐसा थोड़ी कि वो 100% सब लोग खुश हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, जब कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के सामने वो खड़े होके क्रिटिसाइज कर रहे थे दिलीप कुमार साहब, तो उसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं कहा कि जी वो तो कांग्रेस वाले तो बड़े अच्छे, राहुल गांधी की दादी जी थी वो, और उनके मुंह पर वो धड़ाधड़ उनको ऐसे ऐसे सुना रहे थे रखकर, और वो मुसलमान थे जो सुना रहे थे। आप क्या कोई माइनॉरिटी का आकर स्टेज पर खड़े होकर, और स्टेज भी छोड़िए स्टेज के बाद नीचे भी खड़े होकर, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कुछ कह सकता है? दिखाई नहीं देगा वो अगले दिन। और वहां तो फिर इतनी आजादी है कि उनके यहाँ के लोग खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ कह सकते हैं। चल हम लोग मुझे तो नहीं, सोशल मीडिया पर बोलते हैं तब भी लोग मैं पीछे वो लग कल जाते रात हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल पढ़ रहा था कुनल कर्मा के ऊपर। ओके, आपको मैं शेयर करता हूँ, बड़ा अच्छा आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स पे, रात को मैं सोते सोते मेरे सामने आया तो मैंने कहा जी इसको पढ़ता हूँ। और उसमें बस यही था, वो कह रहा था कि पहले मैं शो कर सकता था और अब मैं शो नहीं कर सकता, मेरे लिए घेरा तंग कर दिया गया है, मुझे अलाउ नहीं है। और मैं अगर कहीं पे जाके शो करता हूँ तो मुझे वो मोदी साहब के लोग आ जाते हैं, वो मुझे मारते हैं और मुझे वो कहते हैं कि अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, होगा मतलब हाँ नहीं वो होता है। समझते हैं कि मैंने मजाक किया था तो उस मजाक के बाद मुझे हाँ अलाउ नहीं है। नहीं ऐसा ही है सर। अभी अब कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है 2 महीने हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। आपको शायद पता होगा कि तकरीबन 27 चैनल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिए थे, उसमें मेरा चैनल भी शामिल है। और उसके बाद फिर हमने लॉयर वगैरह किया, वहां पे पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में, और फिर वहां से जो है फैसला आया, और फिर वो जो उनका फैसला था जो इन्होंने यूट्यूब को लिखा था कि 27 चैनल जो हैं इनको डिलीट कर दिया जाए और इनको ना चलने दिया जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लेटर भेजा था, वो ईमेल मेरे पास है जो यूट्यूब ने भेजा था, और उसके बाद की डिटेल्स अगर आप पाकिस्तान टीवी चैनल्स को देखें, इवन पीटीवी ने भी वो खबर चलाई थी, और हर चैनल पे 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे थे उन 27 में से, जिसमें मेरा नाम भी शामिल था। तो उसके बाद जो है आदित्य राजकोल और कई इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखा कि चलो आरजू तो दोनों जगह बंद हो गई। तो सर इस किस्म की चीजें तो गवर्नमेंट्स करती हैं, अगर उनको कोई बात पसंद ना आए, हो सकता है मुझे जिनका आप नाम ले रहे हैं मैंने उनकी कोई वीडियो देखी नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट वो तो चलो मेरा ख्याल है कोई कॉमेडी वगैरह करते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मैंने तो जो है वो न्यूज चैनल है मेरा, तो मैं तो उस पर बात कर रही थी। तो गवर्नमेंट को तो यहाँ बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उन्होंने जाके यूट्यूब को कह दिया, और 27 चैनल जिसमें मतीउल्लाह जान भी थे, असदतूर का चैनल भी था, खुल और गए भी कई खुल चैनल्स गए थे। तो सर होता रहता है सर, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें चैनल होती खुल रहती गए हैं। आपके, खुल गए चैनल। सर पिटीशन दायर की उसके बाद खुले। तो वहां पिटीशन दायर है लेकिन फिर भी इजाजत नहीं मिली।
तो फिर आपको पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे थोड़ा खुश होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मतलब उस पे मतलब इतना तो आप खुश, इतना तो हाँ आप कह हाँ दें, हाँ, इतनी हाँ। तो तारीफ कर दें कि वो बेचारा, वो कहता है कि मेरे ऊपर केस भी है, मैं तो घर से भी नहीं निकल सकता, और बाहर जाता हूँ तो वो वक्त आ जाते हैं एंड ऑल दैट। मैडम वैसे बात सुने यार, आपको तो खुश होना चाहिए, अमेरिकन आ रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके सर धड़ाधड़। कौन सा मेरे अकाउंट में डाल देंगे उन्होंने? मतलब जिन लोगों को हाथ में वो पैसा आएगा, ये बहुत ही थोड़े से लोग हैं जिनके हाथ में वो अमेरिकन वाला पैसा आएगा, और फिर वो पहली पैसा, तो बात ये है, साजिद तारड़ साहब कहते थे ये पैसा जो पाकिस्तान में आता है ना घूम के वहीं चला जाता है जहां से आया होता है। ये साजिद वो तारड़ साहब की IMF वीडियो है। मैं IMF और वर्ल्ड बैंक और हर जगह के पैसों को कहते थे वो घूम फिर के फिर अमेरिका चला जाता है, दुबई चला जाता है। वो कहते थे दुबई की प्रॉपर्टीज तो महंगी हो जाती है जब ये पैसा आने लगता है। तो मेरा ख्याल है वो क्लिप भी आप साजिद तारड़ साहब का चला सकते हैं, मेरे पास भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं ले आऊंगी अगली बार। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हर जगह की प्रॉपर्टीज जो है उनके रेट बढ़ जाते हैं, कनाडा की और स्विट्जरलैंड की और दुबई की। तो सर ये पैसा जो अमेरिका लेकर आएगा वो कोई मेरे और आपको तो मिलेंगे नहीं सर, उससे हमें तो शायद एक रोटी भी ना मिले सर, हमें तो दावत में भी नहीं बुलाते ये लोग। सर आप तो फिर भी खा के आ जाते हैं हफ्ते में 2 बार। लेकिन सर बात सारी ये है कि फिर ये पैसा घूम के वहीं चला जाएगा जहां से आया है और वहां पे खर्च होगा। तो कोई टेंशन नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं वो बेचारे ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी रह रहे हैं, दलीलो ख्वार होके। आपको खुशी नहीं होती? आप क्यों हर वो बात करती हैं जो जिससे आप ना उम्मीदी फैलाती हैं? अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अभी वैसे कंफर्म नहीं है क्योंकि ये अभी बातें सिर्फ चल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोजल शेयर नहीं किया गया, ना कोई ऐसा था, लेकिन उस मीडिया हाउस ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी चला दी। उन्होंने कहा जी कि कुछ एडवाइजर्स हैं जिन्होंने ये बात की। अब वो आई हैवंट हर्ड अबाउट दोज एडवाइजर्स। तो रात में पीटीवी पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्राइवेट डिस्कशंस होती रहती हैं, कमर्शियल डिस्कशंस किसी भी दुनिया, आप इतना बड़ा मुल्क है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की होती रहती हैं, लेकिन हमने वाइट हाउस को या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसी कोई बात नहीं की। तो मैडम अच्छा नहीं है ये 100 मील पे चाइना, ये 100 मील पे अमेरिका, ये 100 मील पे ईरान? तो मतलब हम तो असल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो ये है कि चाइनीज भी पैसा लगाएं, अमेरिकन भी पैसा लगाएं। तो आपको सर खुशी नहीं? क्या सर आप डर मुझे खुशी रहे हैं? होगी। सर मुझे खुशी होगी उस दिन जिस दिन जो 45% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो उससे ऊपर आ जाएंगे और ये नंबर कम हो जाएगा। जैसे भारत का है कि 5 पॉइंट कुछ मतलब है, फाइव फाइव मतलब आप इस परसेंट लोग दुनिया से, पॉवर्टी लाइन के नीचे। सर जब ये 45% लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, चलिए 40% को ले आए, 5% रह जाए नीचे, कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा चाहिए मैडम होते इस हैं मतलब दुनिया आप को इस दिखाने दुनिया के से, लिए। मैडम आप इस दुनिया से नाखुशी जाना चाहती हैं, फिर इसका मतलब नहीं ये नहीं क्योंकि आपने कह दिया है कि मुझे खुशी उस दिन होगी, ठीक है, तो सारी बात है आपकी जिंदगी में तो ये काम हो नहीं मतलब आप सकता। मान गए, मतलब आप मान गए कि ये जो पैसा आएगा वो यही लोग खा जाएंगे और ये लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आने वाले नहीं है। सर कुछ तो खौफ कीजिए, आपका मेडल वापस ले लेंगे ये लोग अगर इन्होंने ये वीडियो देख मैडम मैं ली। आपको बात कर रहा सर हूँ। आप उनको चोर बता रहे हैं, सर आप उनको धोखेबाज कह रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कि ये पैसा लाके और पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोगों को नहीं लाएंगे, अपने खा के भाग। सर क्या बात कर रहे हैं सर? सर उन्होंने सुन लिया सर तो क्या क्या सोचेंगे सर पिंडी वाले? मैं सर ये वो तो कह रहा रोएंगे सर वो लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर बात है 45% एक बड़ी आबादी है, ठीक है। अच्छा चले 25% को ले आए, ठीक है। चल, अब मुझे तो नहीं पता था, आपने बाद में अपनी ख्वाहिश बदल लेनी है। अब हो नहीं सकता है नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे जाने से पहले 5% लोगों को कर दें, तो आप सर अभी आपने मेरी अभी सुपारी ले ली तो बता दे, मेरा क्या सर, मैं तो हो सकता है शो के बाद ही ना रहूं, आप किसी का पता अरे थोड़ी है जी कि कितनी देर सांस आ रही है, किसी का नहीं पता। लेकिन सर मेरे जाने के बाद भी सही, लेकिन ये कि आप इन लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले आइए सर, इन लोगों से कहें बस कर दे, कितना मुल्क को खाएंगे। अभी अगर हम मोदी जी से कंपेयर करें, मोदी जी के ऊपर जो मर्जी कह लीजिए, मोदी जी के ऊपर इस तरह के करप्शन के चार्जेस नहीं है, उन्होंने कहीं बाहर मैडम प्रॉपर्टी नहीं बना रखी। तो आपको सर कुछ तो ख्याल करप्शन करें ना कंट्री नहीं का। है, वहाँ पे सारा पैसा दोस्तों को जाता है, दोस्तों को, बेस्ट बडीज को जाता है। ये टीवी खरीदो, ये लेके देंगे, ये काम, ये प्रोजेक्ट लेके देंगे, ये काम करो, ये पॉलिटिकल बॉन्ड्स, ये। आप दरअसल हैं बहुत मासूम मैडम। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं बेटू ये तुम्हें लेके देते हैं टीवी चैनल, ये लो, और इसमें हमारी मर्जी के बंदे रखो सारे, और वो फला हाइफा पोर्ट में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो बांग्लादेश में तुम्हें ये लेते हैं, तो श्रीलंका में सर तुम्हें उससे लेते इनको क्या फायदा? हैं। इनको सर उनको उनको तो एक घर भी नहीं खरीद रहे, मैडम वो मैं तो ये कहीं चाहता हूं कि प्रॉपर्टी भी बड़े नहीं आप ले रहे। ना खामोश हो जाएं, बस आप इसी बात पे हमारे खामोश होके हमारे ज्यादा देखे हमारे प्रेसिडेंट से एक्सपोज हो लेकर जाएं भी हमारे मैडम, पिछले और एक्सपोज हो अगले जाएं पिछले इसी सारे। बात पे खामोश हो जाएं। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए और उस चीज का नाम है पावर।
उनको और पावर हमारे में, यहाँ तो लोगों को पावर चाहिए नहीं, हमारे यहाँ तो वैसे ही पावर में रहते हैं, पब्लिक ख्वार रहती है और ये पावर में रहते हैं, खुद ही तो गम यार लाते हैं, मैडम खुद ही ले जाते हैं, और अब जाकर वहां पे सर दुकानदार की तरह सामान बेच रहे हैं, ये खरीद लो ट्रम्प को। ट्रम्प यूं खड़ा यार हुआ है आप जैसे हम ना, लोग जुम्मा बाजार जाते हैं ना सब्जी लेने के लिए, यार ये वाली सस्ती वाली ले लेता हूँ। ट्रम्प का भी देखिए कोई हाल देखिए नहीं है आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि सर, आप एहसास। दरअसल आपने फैसला कर लिया है कि आपने बस क्रिटिकल रहना ही नहीं है, होना ही नहीं नहीं है, सर, तो फिर मैं उस जनता में से हूँ जिसकी कोई नहीं सुनता सर। मैं भुगत रही हूँ इस कंट्री की महंगाई। मैं उन 45% लोगों में से हूँ जो सर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो ये मैं बीस फिर बीस दूंगा, तारीख के बाद, मैं बीस आपको तारीख के बता बाद सर, दूंगा, 20 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद। आपकी आपकी जो जो कितने बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, कितनी बड़ी आपकी लाइफस्टाइल सारा बता दूंगा, मुझे ना फोर्स ना करें, ठीक है ना। तो ये बता दूंगा मैं सारा कुछ कि आप ये जो आपने नारे मार रही है ना, सर ये सब आप तो सर ये हाल है कि आपके घर में दावत भी होती है तो आप मुझे नहीं बुलाते कि यार सिर्फ अमीर लोगों मैडम को, मैं दावत करता ऊंचे ही नहीं, लोगों को बुलाओ। कोई उस सर फेसबुक पे फोटो डालते हैं उसमें मैं नहीं होती सर। कब की सर बात बड़े है, बड़े 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 लोग सर वो आपके यहाँ रोटी खाने आते हैं फ्री की। कब सर की बात कुछ है दावत गरीब की। को बुला लिया करें सर, एक टाइम का खाना मेरा जो हो जाएगा। मैडम कब की बातें, दावतें अब तो की नहीं है कभी, दावत तो बड़ी देर हो गई, इट्स बीन लॉन्ग 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 टाइम। तो मैडम चलें देखते हैं क्या होता है, आपने कौन सा बात माननी है हमारी। तो थैंक यू वेरी मच आजू काजमी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, लेकिन दुआ शुक्र करें पैसे आए पाकिस्तान में ताकि सर इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान में आते हैं फिर उधर चले जाते हैं, आपको मैं वही कह रही हूँ ना। ताड़ साहब की नहीं, वीडियो निकाले, मैं भी निकालती हूँ। आज ताड़ साहब का बताते हैं, ताड़ साहब बिल्कुल सही बात करते थे कि ये पैसा आता है और उसके बाद बाहर चला जाता है, तो उनसे बिल्कुल 100% एग्री हूँ। चले आपका बस काम है मायूसी फैलाना, ये मुझे पता चल गया, आप बस मायूसी फैलाएं, खुशी ना आप देना। हालांकि खवातीन जो होती हैं वो हम कहते हैं कि जरा उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, आप जो है ना जरा क्रिटिकल पैट्रियट हैं बकौल शकील साहब के, आप खवातीन की क्रिटिकल पैट्रियट हैं बकौल शकील चौधरी के, वो मर्दों के क्रिटिकल पैट्रियट है, आप खवातीन की क्रिटिकल पैट्रियट है। चले मैडम कोई बात नहीं, जो मर्जी लेकिन कह। सर ना, मतलब आपको उनकी बात समझ आई ना मेरी समझ आई, बहरहाल कोई बात नहीं, होता है। थैंक यू थैंक यू, मैडम। थैंक यू।